ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें हम गो थ्रू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट को। और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले इस टॉपिक में हमने अभी तक तकरीबन 4 के करीब टॉपिक्स जो हैं वो गो थ्रू कर लिए हैं। 4 टॉपिक्स के बाद आज हम इंशाल्लाह 5th वाला टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे, जिसका ताल्लुक रेजिस्टेंस के साथ है। तो रेजिस्टेंस से आगे रेजिस्टिविटी वाला एक फैक्टर है। बज़ाहिर ये कोई खासा लोगों को नज़र तो नहीं आता, लेकिन बहुत मुश्किल है कि अगर वो बहुत अहम क्वेश्चन नहीं है ये, बट स्टिल इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप सब इन शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़रूर पॉइंट आउट कीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक में से। आज के लेक्चर के कुछ ये टॉपिक्स हैं, ये कंटेंट्स हैं। हम इंशाल्लाह इनको कवर करने के बाद एक छोटा सा पार्ट जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसको भी गो थ्रू करेंगे। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किया था कि व्हाट डू वी मीन बाय ओहम्स लॉ, और ओहम्स लॉ में के साथ फिर हमने देखा था कि रेजिस्टेंस भी कोई चीज़ होती है। तो आज हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। आप में से कोई स्टूडेंट मेरे साथ अगर कम्युनिकेट करें, चले मैं मुनीर हुसैन से कहूँगा। मुनीर हुसैन जी, बेटा आप बताएं रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है। मसलन ये एक एरिया वायर है सर, जी, और किस चीज पे डिपेंड कर क्रॉस सकती है? सेक्शनल एरिया और और सर मेटल की नेचर जो भी हो। जी बेटा, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू। तो बिल्कुल ठीक मुनीर हुसैन, आपने पॉइंट आउट किया कि एक तो वायर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी वो, दूसरा इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तीसरा इसके नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। फिलहाल आप देखें कि हम मिसाल लेते हैं एक पाइप की, पानी की पाइप की। तो अगर आप वाटर का जो पाइप है वो बारीक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा और उसमें पानी को गुजरना मुश्किल होगा, यानी पानी के लिए ज्यादा रुकावट होगी। जबकि अगर हम एक बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला एक पाइप यूज करें तो उसमें पानी के लिए गुजरना आसान होगा, अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में है तो। दूसरी तरफ लेंथ का ताल्लुक है जी। देखें, एक पाइप जो है वो उसकी लेंथ छोटी सी है, दूसरा पाइप जो है उसकी लेंथ बहुत बड़ी है। फर्ज करें ये उसकी लेंथ है, तो जितना रास्ता यानी जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतना ही रुकावट में भी इजाफा होता रहेगा। सो इट मींस के इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर विल आल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो ये दो फैक्टर्स हैं, इनको यूनिफाई करें वन और टू को, तो वन और टू को यूनिफाई करने के बाद हम आर प्रोपोर्शन टू एल ओवर ए ऑब्टेन करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ओपन करने के बाद वी ऑब्टेन अनदर थिंग दैट इज रो। इसको रो पढ़ते हैं, आर एच ओ इसको पढ़ते हैं। ये इसको पढ़ने का तरीका जी। और ये किसको जाहिर करता है? ये जाहिर करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। इट इज रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसका नाम रेजिस्टिविटी भी कहा जा सकता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये वो पॉइंट है जिसकी तरफ अभी मुनीर हुसैन ने पॉइंट आउट किया है। ये बताता है कि मटेरियल की जो नेचर है उसके तब्दील होने से रेजिस्टेंस पर क्या असर होगा। तो अगर आप उसी फॉर्मूला को जिसमें कि हमने अभी देखा R इज इक्वल टू रो L ओवर A को देखें, और अगर हम 1 मीटर लेंथ की वायर लें और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा। R किसके ऊपर आ जाएगा? R विल बिकम इक्वल टू रो। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी, जिसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये उस मटेरियल का कितना वॉल्यूम हम लेंगे। वी विल टेक ओनली 1 मीटर क्यूब ऑफ दैट वॉल्यूम। तो अगर हम डेफिनेशन को कंबाइन करके ये समझने की कोशिश करें कि रो है क्या, तो रेजिस्टिविटी क्या है? किसी 1 मीटर क्यूब
मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होगी, 1 मीटर क्यूब मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होगी, उस रेजिस्टेंस को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं या रेजिस्टिविटी कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों नाम दिया? क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मीटर क्यूब। मसलन अगर इसकी लेंथ जो है वो हम 1 मीटर लें और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हम लें 1 मीटर स्क्वायर, तो एरिया है जी 1 मीटर स्क्वायर, और इसके साथ जो इसकी लेंथ है वो लेंथ है 1 मीटर। तो इट मीन्स के हमें उस मटेरियल का 1 मीटर क्यूब मिल जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ ना दो मटेरियल्स को, लेट अस से मैं कंपेयर करना चाहता हूँ एल्यूमिनियम को और कॉपर को, तो जाहिर है अगर तो मैं एल्यूमिनियम की वायर की लेंथ बढ़ाता जाऊंगा तो लेंथ बढ़ाते जाने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। तो कंपैरिजन तो उस वक्त होगा ना कि जब दोनों की जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है वो सेम हो, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। सो दैट इज व्हाई हम यूज करते हैं रेजिस्टिविटी को, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। तो जब 1 मीटर क्यूब एल्यूमिनियम का होगा और 1 मीटर क्यूब मटेरियल कॉपर का होगा, फिर हम जब कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो कंपैरिजन करने के बाद अब आप बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसकी मटेरियल वाइज जो रेजिस्टेंस है वो कम है और किसकी ज्यादा है। जनरली कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, और कॉपर के अंदर से जो करंट है वो आसानी से पास कर सकता है, सो इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। आगे एक और स्टेप देख लें। आई विल टेक अ पोज ताकि आपके मैं क्वेश्चन ले सकूं, लेकिन फिलहाल आप देखें तो उसने यही चीज लिखी हुई है यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए। तो रो को अगर हम अलहदा कर दें, तो रो को अलहदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल इधर था और ए भी इधर था। वो जो एल और ए इस साइड पर थे, फॉर्मूला में आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए था ना फॉर्मूला, जो ये वाला फॉर्मूला हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा है, जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है। तो रो को अलहदा उसने किया है ताकि इसके यूनिट्स देखे जा सकें। रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओहम। एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं जी, एरिया के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर। और लेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं, लेंथ के यूनिट्स होते हैं मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रेजिस्टिविटी के जो यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे ओहम मीटर। ओहम मीटर की डेफिनेशन के बाद इसका एक ऑपोजिट फैक्टर है। समटाइम्स हम मटेरियल की रेजिस्टेंस देखते हैं, समटाइम्स हम मटेरियल की कंडक्टेंस देखते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कहते हैं कंडक्टेंस। और इसके रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं जी, ओहम। तो ओहम के ऊपर अगर आप पर लगा दें, यानी कि ये पर ओहम बन जाए, तो पर ओहम जो है इसको हम कहते हैं साइमन। इसको पर ओहम भी कह सकते हैं। पर ओहम जो है ये साइमन के बराबर भी होता है, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है अक्सर। तो अगर वो कहे भाई पर ओहम है और कहे साइमन है, तो ये दोनों सेम चीज है। या आप ओहम को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, OHM। तो ओहम को यानी पर ओहम को अगर आप उल्टा कर दें, पर ओहम को अगर आप उल्टा कर दें, तो इसको आप MHO भी लिख सकते हैं। ये भी इसके यूनिट्स हैं। सो आप देखें यहाँ पर उसने MHO लिखा हुआ है, तो ये कंडक्टेंस के यूनिट्स हैं। तो अभी तक हमने क्या किया जी, अभी तक हमने सिंपल वही जो जिस तरह मैट्रिक में आपने ये फैक्टर्स को देखे थे कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फिर मैंने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया है, इसके यूनिट्स बताए हैं। यूनिट्स बताने के बाद मैंने कंडक्टेंस वाली एक टर्म जो है वो आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाई है। यहाँ पर एक और पॉइंट समझ लें, फिर आई विल टेक अ पोज। जी चले मैं अभी पोज लेता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी अपॉन टेम्परेचर। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो रेजिस्टिविटी जो है, एक तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल की नेचर पे। रेजिस्टिविटी बिलखसूस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क भी आपको पता होना चाहिए।
ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ये वैसे मैंने बता दी है बिटवीन द लाइंस, बट यू शुड बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये मैं आपसे कल पूछूंगा, आप पढ़िएगा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है, ताकि और क्लैरिफाई हो जाए। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है अभी तक हमारे सामने। एक तो रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है मटेरियल की नेचर पे, कि कौन सा मटेरियल है, कॉपर है, सिल्वर है, लेड है, टंगस्टन है, कौन सी चीज है। दूसरा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अब कैसे डिपेंड करती है, ये हम बिल्कुल ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्या चीज होती है। तो चले जी, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा। किताब में ये आपके मेंशन तो है, लेकिन कोई इतना ज्यादा क्लियरली मेंशन नहीं है। चलें फर्ज करें ये एटम्स हैं, और इसकी बात हम बार बार कर चुके हैं अभी तक के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में। तो समझाने के लिए फिर से मैं, क्योंकि ये इस स्पेसिफिक पैराग्राफ के अंदर मेंशन्ड है, तो मुनासिब है कि इसको दोबारा से बना लिए। तो ये अगर एक वायर में एटम्स हैं अपनी जगह पर रहते हुए जो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जब टेम्परेचर कम होता है तो एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ से गुजर जाने के चांस बेहतर होते हैं और टकराने के चांस मुकाबलतन कम होते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की वजह से एटम्स का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है ये इंक्रीज हो जाता है। जब इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स के टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड करने के, वो भी बढ़ जाते हैं। और ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराते हैं। जब ज्यादा टकराते हैं तो ज्यादा कोलिजन की वजह से जो रुकावट है एटम्स के रास्ते में वो भी बढ़ जाती है। सो अगर आप इस पूरे फॉर्मूला को देखें तो मैं टर्म बाय टर्म समझाने की कोशिश करता हूँ कि आर नोट रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 कांस्टेंट है, अल्फा क्या है ये भी हम देख रहे हैं। ये आने वाला एक पॉइंट है, अल्फा क्या है ये भी कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। बचा क्या, बचा आर टी और टी। आर टी क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो रेजिस्टेंस होगी। सो इससे साबित ये हुआ कि आर टी का डायरेक्ट रिलेशन है जितने डिग्री हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। याद रखें ये टी से पता क्या मुराद है, ये टी से मुराद टेम्परेचर नहीं है, ये टी से मुराद है चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर आप कह लें, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जितना इंक्रीज आप करेंगे टेम्परेचर में उतना ही ज्यादा आपकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी। ये मेटल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं खास तौर, ये याद रखिएगा। ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का जो रिलेशन हमने अभी बताया है ये बिलखसूस हम बात कर रहे हैं फॉर मेटल्स, कीप इन माइंड। सो कंक्लूड ये हुआ कि द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और आप किताब में दाएं जानिब देखिएगा जिस पेज पर ये पैराग्राफ है, एक टेबल बना हुआ होगा जिसमें उसने रेजिस्टिविटी की वैल्यूज भी लिखी हुई होंगी और उन वैल्यूज के साथ साथ उसने मेंशन किया होगा कि डिफरेंट मटेरियल्स की इस खास टेम्परेचर के ऊपर ये वैल्यू है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी की कीमत भी तब्दील हो जाती है। आए जी अब देखें कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या चीज है, इसको समझते हैं। ये वाला जो फैक्टर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन रेजिस्टेंस को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन रेजिस्टेंस को। चेंज इन रेजिस्टेंस किसके हवाले से, टेम्परेचर को तब्दील करने के बाद चेंज इन रेजिस्टेंस। और नीचे क्या है, नीचे फिर रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इस पूरे टर्म को देखें तो पूरी टर्म ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस किसके लिहाज से, पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के यूनिट्स क्या होते हैं, केल्विन। तो अब अगर आप इसको इसके लिटरल मीनिंग को समझें तो वो कह रहा है कि किसी मटेरियल का अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो बताता है कि इस मटेरियल में एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में आपको कितना ज्यादा रेजिस्टेंस के अंदर चेंज का सामना करना पड़ेगा। यानी
किसी भी मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर जो चेंज लाना है कोई हमने, तो उसमें अब देखें ना, दो तरह के मटेरियल होंगे, किसी का अल्फा ज्यादा होगा, किसी का अल्फा कम होगा। चलें फर्ज करें अगर किसी मटेरियल का अल्फा ज्यादा है, तो जिस मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, उस मटेरियल के अंदर हमें ज्यादा जो चेंज इन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा जब हम 1 डिग्री बढ़ाएंगे। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो इतने सेंसिटिव नहीं होते, और उनमें जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो एज सच इतना ज्यादा तब्दीली नहीं आती उसके रेजिस्टेंस में। सो अल्फा डिफाइन करता है कि कोई मटेरियल में टेम्परेचर के वेरी करने के साथ कितनी ज्यादा तब्दीली आती है रेजिस्टेंस में। चेंज इन रेजिस्टेंस, यही चीज लिखी हुई है। अब मेरा ख्याल है अगर आप मेरे फॉर्मूले को, मेरी बात को समझ लें तो आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, यानी कि केल्विन 1 केल्विन 2 जितने भी डिग्रीज ऑफ केल्विन या सेल्सियस आपने बढ़ाने हैं, उसके लिए कितना चेंज, उसके बाद कितना चेंज इन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज बताता चलूं, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट दो तरह के होते हैं, ये हमने आगे भी पढ़ना है, लेकिन चले मैं फिलहाल वैसे ही बता देता हूँ। कुछ होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कुछ होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब है? कुछ यानी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ बात की है ना मेटल्स की। मेटल्स में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ऐसे मटेरियल जिनमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़े, उनको हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले मटेरियल कहते हैं। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमने अभी सिर्फ किसकी बात की है? मेटल्स की। कुछ होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले मटेरियल्स, जिनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस बल्कि कम हो जाती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो चले, ये मेरे माइंड में आया, मैंने आपको बताना मुनासिब समझा। अलबत्ता ये आगे आने वाले टॉपिक्स का हिस्सा है जब हम थर्मोकपल्स को पढ़ेंगे, थर्मिस्टर्स को पढ़ेंगे। ले जी, अगर आप देखें यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे आया, पहली तो बात ये अल्फा कहाँ से आ गया और फिर ये कहाँ से आ गया, तो मुझे इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सबको अगर याद हो तो अभी हमने, हाँ जी, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। चले मैं यहाँ पर इसको खराब कर देता हूँ, आर टी माइनस आर नोट। ले जी, मेरे साथ साथ रहिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें आर नोट को, मैं इरेज कर देता हूँ ताकि मेरे लिए समझाना आसान हो। ले जी, ओके दैट्स गुड, साफ हो गया। ले जी, इस फॉर्मूला को यूज करें। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इसी तरह का मैथमेटिकल फॉर्मूला मैट्रिक में, लेकिन वो किस हवाले से पढ़ा होगा? वो पढ़ा हुआ होगा आपने विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो वेरिएशन आती है, और वो भी लीनियर या वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के केस में, उसी तरह का सीन है। ले जी, ये आर नोट इधर आके क्या हो जाएगा जी, बल्कि पहले इधर नहीं लाना आप लोगों ने, थोड़ा सा याद रखिएगा मैथमेटिकल स्टेप्स में गलती ना हो। आर नोट ने अंदर जाके मल्टीप्लाई होना है, पहले वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, उसके बाद इसने मल्टीप्लाई होना है इससे, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? आर नोट इंटू अल्फा टी। अच्छा, ये जो आर नोट है इधर जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो मैं इधर ले आया हूँ, जब इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये वाले फैक्टर के साथ जब आप मेरे ख्याल है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब आर नोट और टी जो है वो इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो जब आर नोट और टी डिवाइड हो जाएंगे तो ये वाला फैक्टर, यानी कि चले मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता, मैं इन्हीं को इधर लिख देता हूँ। तो ये और टी, आर नोट और टी इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, उधर क्या बचेगा? उधर बचेगा जी हमारे पास अल्फा। तो आपके पास आ जाएगी अल्फा किसके इक्वल है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। किसी ने हाथ खड़ा किया है, जल्दी से पूछ लें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जी। मेरे ख्याल से मुझे आगे चलना चाहिए। थैंक यू। ओके जी, दैट्स गुड। अच्छा, अब इधर ही आ जाए फिर वापस, मुझे वापस उधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें तो ये आ गया आर टी। अब ये थोड़ा सा काम आप कर लीजिएगा। चले मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लेता हूँ। ओके, आपको पता है आर किसके इक्वल है? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था
मेरे साथ हैं जी सऊद हैं। सऊद बेटा बताएंगे कि आर का जो फॉर्मूला है ये किसके इक्वल है? आर किसके इक्वल है? बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा है हमने, आर इज इक्वल टू व्हाट? मैं जरा इसे रेज कर लूं, आर की जगह पे क्या लिखा जा याद सकता नहीं। है? याद नहीं है, चलें कोई मसला नहीं। फिरदौस को नहीं हम छेड़ते। जी मेहरान खान। अरसलान बेटा आप बताएंगे आर किसके इक्वल था? शुरू में पढ़ा है हमने जी अरसलान। तो आर वॉज इक्वल टू रो एल ओवर ए, रो एल ओवर ए। तो आर टी किसके बराबर आएगा? आर टी बराबर आएगा, आर टी विल बी इक्वल टू रो टी एल ओवर ए, यानी ये फॉर्मूला है। और आर नोट किसके इक्वल होगा? आर नोट इक्वल होगा रो नोट इंटू एल ओवर ए, यानी ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। जब इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, इसको 2 कह लें, जबकि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, और ये वाला कौन सा वाला फॉर्मूला है? एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब इन दोनों वैल्यूज को अगर आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें, इन दोनों वैल्यूज को अगर आप सब्सटीट्यूट करें यहाँ पर इस फॉर्मूला में, तो मेरा ख्याल है आपके लिए बड़ा आसान होगा, क्योंकि नीचे भी एल ओवर ए वाला फैक्टर आएगा, ऊपर से भी एल ओवर ए वाला फैक्टर कॉमन आएगा, और नीचे से भी एल ओवर ए। तो अल्फा बराबर है जी एल ओवर ए ऊपर भी है, एल ओवर ए नीचे भी है। हम मुशक्कत कर रहे हैं, और जाहिर है आर नोट की जगह पे क्या आएगा? रो नोट इनटू एल ओवर ए। सो पैरेंथेसिस में बाकी क्या बचेगा जी? पैरेंथेसिस में बाकी बचेगा मेरे बच्चों आर टी माइनस आर नोट। सो दिस फैक्टर विल बी कैंसल्ड, और इस तरह से ये चीज बचेगी, सॉरी, रो टी माइनस रो नोट। तो आपका यही फॉर्मूला जो अभी मैंने आर की शक्ल में लिखा था, यही फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पर आपको नजर आ रहा है रेजिस्टिविटी के हिसाब से। सो बोथ थिंग्स आर सेम, नॉट सेम बट स्लाइटली डिफरेंट। तो सब्सटीट्यूशन से आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट। तो अब हम क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर मींस एक केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली लाने में कितना के बाद कितना रेजिस्टेंस के अंदर फ्रैक्शनल जो चेंज आता है, वो अल्फा है। किसी में ज्यादा आता है, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी में कम आता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज कर दिया लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। तो ये पॉइंट यहाँ पर हो गया कंप्लीट। वही बात है, बस रेजिस्टिविटी के हिसाब से लिखी हुई है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं जी। एनी प्रॉब्लम प्लीज? रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में जरा डिफरेंस बता दें। ये तो मैंने आपको कहा है ये तो मैंने आपको कहा है। चले, एक्चुअली होता ही है कि जो रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है ना ये प्योरली मटेरियल की प्रॉपर्टी है, या मटेरियल की अपनी नेचर क्या है, ये उस चीज पे डिपेंड करती है। सो द मेजर डिफरेंस इज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ओनली अपॉन डायमेंशंस, जबकि जो हमारी रेजिस्टिविटी है इट डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है जी? मटेरियल के ऊपर। ठीक है जी, मटेरियल पे और टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज कंफर्म कीजिएगा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी बताएं, जी जी बताएं सर। यहाँ तक का भी है सर, आगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझ नहीं आएगी सर। जी अफनान आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन आगे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मेरे पास मीटिंग में 7.5 मिनट बचे हैं। कल मैंने आपकी बात मान ली थी, आज मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। तो अगर आप चाहें तो आप आगे पढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप जरूर पढ़ें, ठीक है ओके। सो ये छोटा, ये हम टॉपिक कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक बड़ा ही आसान है। नहीं, वो प्रीवियस टॉपिक भी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। आप जब इंशाल्लाह उनको गो थ्रू करेंगे बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लें, बड़ा मजेदार टॉपिक है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर कार्बन रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं इस तरह के।
इस तरह के आपने सर्किट्स में देखे हुए होंगे, रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं और इनके ऊपर कलर की कोडिंग की हुई होती है, एक खास तरह की ना कलर कोडिंग की हुई होती है। अगर आप देखें तो यहाँ आपको कलर्स वाज़े तौर पे नजर आएंगे। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप अपने घर में रिमोट को या अपने चार्जर वगैरह को या इसके अलावा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या कंप्यूटर के मदरबोर्ड को देखें तो वहां पर ये आपको आसानी से मिलेंगे। ये करंट को लिमिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किस चीज के बने होते हैं? कार्बन रेजिस्टर। जिस तरह लेड पेंसिल है ना, आपकी लेड पेंसिल के अंदर कार्बन की टिप होती है, उसी तरह के मटेरियल ग्रेफाइट के ये बने हुए होते हैं, लेकिन उसके साथ सेरेमिक का अमलगमेशन होती है, उसका मिक्सचर होता है, यानी इनको मिक्स करके इसको बनाया जाता है, सेरेमिक मटेरियल्स को, ग्रेफाइट को, कार्बन को। ले जी, ये एक चार्ट है, किताब में बड़ा वेल मेंशन्ड है। इसको हम याद रखने के लिए एक सेंटेंस यूज करते हैं अक्सर, वो ये है, ये आप भी याद रख लें, इससे आपको कलर कोड याद करने में आसानी होगी। 0 से स्टार्ट हो रहा है। बीबी रॉय गोज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसको याद रखें, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और इसके बाद वाइट। बड़ा है, मैं साथ साथ याद, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसको याद रखिएगा। और भी आपको इंटरनेट पे इसके वाले से याद रखने के लिए मिल जाएगा सेंटेंसेस, मुझे ये अच्छा लगता है तो मैंने इसको लिख दिया। तो ये 0 से लेकर ये डिजिट्स आपने याद रखने हैं, इंशाल्लाह आपको याद रहेंगे। और मैं प्रैक्टिस करते हैं अभी हम, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले देखें जी, आप ये रजिस्टर में तो कितने कलर के कोड नजर आ रहे, कितने पैटर्न, 1 2 3 4, आपको 4 बैंड नजर आ रहे होंगे। यू विल बी ऑब्जर्विंग 4 बैंड्स ऑफ कलर्स ओवर द कार्बन रजिस्टर। तो अब हम ये देखेंगे कि इन कलर कोड्स को, यानी कि हमारा काम होगा कि इस टेबल को, ये जो हमने याद करने की कोशिश की है, इसकी मदद से हम कार्बन रेजिस्टर के कोड की मदद से बता सकें कि इसकी रेजिस्टेंस की कीमत कितनी होगी। तो आए जी देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट बैंड है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पहला डिजिट। मसलन अगर पहला बैंड लेफ्ट साइड पर जो है वो रेड कलर का है, तो रेड का मतलब होगा 2, तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा 2, फर्स्ट डिजिट आ गया 2। दूसरा बैंड है, फर्ज करें दूसरा बैंड है ब्राउन, सेकंड बैंड जो है वो फर्ज करें वो है ब्राउन। तो ब्राउन कहाँ है? ब्राउन है जी हमारा 1, ब्लैक ब्राउन, तो मैं फिर लिख दूंगा 1। तो पहला बैंड पहला डिजिट, दूसरा बैंड दूसरा डिजिट। तीसरा बैंड क्या रिप्रेजेंट करेगा? तीसरा जो बैंड ऑफ कलर है वो रिप्रेजेंट करेगा कि पहले 2 डिजिट्स के बाद कितने जीरोस आएंगे। मसलन फर्ज करें तीसरा बैंड है आपका येलो, तीसरा बैंड है येलो, तो येलो का नंबर क्या है? येलो का नंबर है जी 4। तो 4 का मतलब, अब 4 नहीं लिखना, 4 का मतलब है कि आपने 4 जीरोस लिख देने। 4 मींस कि आपने 4 जीरोस लिख देने। आखिर पे है फोर्थ बैंड। फोर्थ बैंड क्या जाहिर करता है? टॉलरेंस को। मैं अभी आपको बताता हूँ टॉलरेंस से क्या मुराद है। व्हाट डू वी मीन बाय टॉलरेंस? तो टॉलरेंस इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू। फर्ज करें हमने कैलकुलेट की है वैल्यू 5000 ओहम, मैंने रेजिस्टेंस की जो वैल्यू मेजर की है वो 5000 ओहम है। अभी अभी आपने देखा कि ये रेजिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहेगी, बल्कि इस रेजिस्टेंस की कीमत टेम्परेचर के तब्दील होने से तब्दील हो सकती है। तो किसी मटेरियल में जो टॉलरेंस है वो जाहिर करेगी कि जो मार्क्ड वैल्यू है, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, उस वैल्यू में कितनी कमी बेशी हो सकती है। क्योंकि जब आपका कंप्यूटर प्रोसेसर ज्यादा यूज होता है तो वो हीट ज्यादा होती है। कभी आप एसी में बैठे हों या कोई गिलगित बल्तिस्तान की बुलंदो बाला ठंडी ठंडी पहाड़ियों में बैठा हुआ हो, तो वहां पर टेम्परेचर कम होगा। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस की वैल्यू में जो पॉसिबल तब्दीली आ सकती है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी टॉलरेंस को। अब याद रखें 3 कलर यूज होते हैं टॉलरेंस को जाहिर करने के लिए।
गोल्ड सिल्वर और हो सकता है तीसरा बैंड हो ही ना। तो अगर गोल्ड होगा तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि गोल्ड अच्छा है, इसमें कमी बेशी का चांस, ये अपनी जुबान से बहुत कम फिरेगा, ये मेहरान खान है। और सिल्वर उससे थोड़ा कम क्वालिटी का होता है, तो इसमें तब्दीली कमी बेशी के चांस ज्यादा हैं 10%। और अगर तीसरा बैंड हो ही ना, फोर्थ बैंड सॉरी हो ही ना, तो इसका मतलब है उसमें 20% वेरिएशन आ सकती है। तो इस सारी बात को जो मैंने अभी आपको समझाई है, ये बहुत इफेक्टिवली समझ आएगी जब हम इसको खुद करेंगे। तो देखें जरा, फर्ज करें लेफ्ट साइड पे आपको कलर नजर आ रहा है रेड, तो अभी बैंड टेबल नहीं है हमारे सामने जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। सर इसकी लेफ्ट और राइट साइड किस तरह के चैनल हाँ है? वो चेक करेंगे। राइट साइड जो होती है वो होगी आपकी सिल्वर वाली, वो तीन हो सकती हैं, सिल्वर हो सकती है, गोल्ड हो सकती है, ये फोर्थ बैंड हो ही ना। तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट साइड है वो हम यहाँ से वो वाली लेफ्ट साइड होगी जहाँ पर सिल्वर या गोल्ड या नो बैंड के अलावा कोई साइड हो। तो रेड है, उसने 2 मार्क कर दिया। फिर क्या है, ब्लैक है, उसने बीबी डोए ब्लैक 0। फिर क्या है, ग्रीन है, ग्रीन का मतलब 5 था, तो 5 का क्या मतलब है कि 5 बार 0 आ जाएंगे। तो उसने देखें कितने 0 लिखे हैं, 1 2 3 5, नजर आ गया? ओके। फिर है जी सिल्वर, सिल्वर का क्या मतलब है, इसमें टॉलरेंस होगी 10%। तो टोटल वैल्यू कितनी आई है, टोटल आपके पास वैल्यू आई है 20, और उसके बाद कितने 0 हैं, 5 zeros हैं, तो 20 लाख कह लें, ठीक है जी 20 लाख कह लें। और प्लस माइनस इसमें से 10%, यानी 10% आप लगा के इसको प्लस